Very good morning and welcome to the class MMB second year। हम पढ़ रहे हैं अभी क्लच। क्लच क्या है? क्लच एक कपलिंग है, एक मैकेनिज्म है जो कि इंजन के द्वारा बनाए गए टॉर्क को ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ यानी गियर बॉक्स के साथ जोड़ता और तोड़ता है, ताकि इंजन के द्वारा जो बनाया गया टॉर्क है उससे हम रोड व्हील्स को चला सकें, ताकि वाहन को एक गति प्रदान कर सकें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि वाहन विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में चल सकता है। वो क्लियर रोड के ऊपर, जब खुली रोड है और बढ़िया रोड है, वहाँ पर स्पीड लिमिट कुछ और है। जब वाहन उबड़ खाबड़ सड़कों पर चल रहा है या सिटी ड्राइव भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चल रहा है, तो वहाँ पर अलग गति की रिक्वायरमेंट है। जब वाहन चढ़ाई में चढ़ रहा है उस समय ज़्यादा टॉर्क चाहिए। तो विभिन्न परिचालन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग किस्म का टॉर्क रिक्वायर्ड है। समझ में आ रही बात? इसलिए वाहन के इस विभिन्न परिचालन परिस्थितियों में रोड और लोड के अकॉर्डिंगली भार भी अलग अलग हो सकता है। कभी गाड़ी खाली हो सकती है और कभी उसमें यात्री हो सकते हैं, उसमें सामान हो सकता है, वो गुड्स कैरियर हो सकता है, ट्रक। समझ में आ रही? तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग स्पीड चाहिए, अलग अलग परिचालन परिस्थितियों में अलग अलग स्पीड में चलना होता है। स्पीड और टॉर्क एक दूसरे के विलोमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जब स्पीड बढ़ती है तो टॉर्क कम हो जाता है, और जब स्पीड कम होती है तो टॉर्क ज़्यादा हो जाता है। तो तुमने देखा होगा, चढ़ाई में वाहन धीरे धीरे चढ़ते हैं मगर चढ़ जाते हैं, वो स्पीड में नहीं चल सकते उस पहाड़ी के ऊपर। समझ में आ रही बात? क्योंकि एक वाहन जब सड़क पे चल रहा है तो उसके ऊपर बहुत सारे बल लगते हैं। कुछ लॉन्जिट्यूडनल फोर्स होते हैं, कुछ वर्टिकल फोर्सेज होती हैं और लेटरल फोर्सेज होती हैं। ठीक है? तो लेटरल फोर्सेज जेड एक्सिस पे लगती है, वर्टिकल फोर्सेज जो स्वे है वो, और यॉ जो भी उसकी वाहन की सेंटर लाइन है उसके इर्द गिर्द जो भी हरकत हो रही है वो कहलाती है यॉ। यानी अगला हिस्सा कहीं है और पिछला हिस्सा कहीं है। उस पर हम व्हीकल डायनेमिक्स पर, ब्रेक सिस्टम, अभी कुछ दिनों के बाद फिर इसी पे बात करते हैं। पहले जैसे ही ट्रांसमिशन सिस्टम शुरू होगा, कंट्रोल सस्पेंशन सिस्टम, वहीं से फिर ये सारे बल वगैरह और अच्छी तरह से समझ में आएंगे। तो जब ग्रेडियंट में ज़्यादा चढ़ाई में चढ़ना है, मोड़ भी हैं, ऐसे स्थान पर ज़्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो ये जो भी टॉर्क को कम ज़्यादा करना है, ये काम होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में लगे गियर बॉक्स का। तो इंजन की पावर को गियर बॉक्स तक पहुंचाने के लिए क्लच की आवश्यकता होती है, और क्लच की आवश्यकता मेनली इंजन की पावर को गियर बॉक्स से डिस्कनेक्ट करने के लिए और कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि जब हम गियर चेंज करेंगे टॉर्क के आवश्यकता के अनुसार, सड़क की आवश्यकता के अनुसार, और उस पर कितना लोड है वाहन का उसके अनुसार, तो जब गियर चेंज करेंगे तो गियर अगर घूम रहे होंगे तो उन्हें चेंज करना, उन्हें शिफ्ट करना मुश्किल होगा। उनमें आवाज़ आएगी और गियर टूटेंगे, झटका लगेगा। तो स्मूथली गियर चेंज हो, कोई गियर शिफ्टिंग में हार्ड भी ना हो, कोई आवाज़ भी ना हो और कोई नुकसान भी ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि गियर बॉक्स की जो शाफ्टें हैं, जो गियर्स घूम रहे हैं, उन्हें रोका जाए। समझ में आ रही? उनकी स्पीड को सिंक्रोनाइज किया जाए, फिर वो आगे की बातें। तो पहले गियर बॉक्स, इंजन से आने वाले टॉर्क को गियर बॉक्स तक डिसकनेक्ट करना जरूरी होता है, यानी क्लच को डिसएंगेज करना जरूरी होता है, अन्यथा गियर चेंज नहीं होंगे। समझ में आ रही? एक ही गियर में जो गियर लग गया और पता चला क्लच प्लेट
बर्बाद हो गई, फूक गई, ख़त्म हो गई, फिर गियर चेंज नहीं होगा, जो गियर पड़ गया, ठीक है, फिर वो ब्रेक डाउन हो जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि इंजन से आने वाली पावर को गियर बॉक्स के साथ जोड़ने और तोड़ने के लिए कुछ न कुछ मैकेनिज्म बीच में लगा हुआ होना चाहिए, ताकि अलग अलग परिचालन परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग टॉर्क प्राप्त किया जा सके। तो ये क्लच मैंने आपको वाहन में दिखाया, उसी से तुम लोगों ने इसको रिमूव किया है। ये विभिन्न तरह के होते हैं क्लच। अब मेनली 2 टाइप्स, one is friction clutch and second one is fluid flywheel। फ्रिक्शन क्लच फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पर काम कर रहा है, फ्रिक्शन एक फोर्स है, और फ्लूइड फ्लाईव्हील एनर्जी ट्रांसफर के पर काम कर रहा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। फिर ये जो फ्रिक्शन क्लच हैं यह भी कई प्रकार के होते हैं, ये ड्राई टाइप भी होते हैं और वेट टाइप भी होते हैं। तो अभी हम ड्राई टाइप पढ़ते हैं, फिर ये मल्टीप्लेट टाइप भी होते हैं, सिंगल प्लेट टाइप भी होते हैं। जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड है पैसेंजर कार से लेके ट्रकों तक, हैवी व्हीकल्स में भी, वो है सिंगल प्लेट ड्राई डिस्क, जिसमें एक क्लच प्लेट लगी है और वह ड्राई है। तो आज हम जानेंगे कि इसमें ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्या है? क्या है फ्रिक्शन? फ्रिक्शन एक बल है, समझ में आ रही, जो कि गति के विपरीत दिशा में लग रहा है। क्यों होता है फ्रिक्शन? क्योंकि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। वो अणु आपस में संसंजन बल के द्वारा जुड़े हुए हैं, परंतु उन अणुओं के बीच में भी कुछ ना कुछ गैप विद्यमान है जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहा। पर जब हम माइक्रोस्कोप से उसको देखेंगे तो प्रत्येक पदार्थ के अणुओं के बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान दिखाई देता है। तो जिस तरह से आणविक संरचना को देखेंगे तो कुछ अणु उभार वाले हैं और अणु आपस में वाइब्रेट भी करते हैं, और यदि वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक पदार्थ के अणु दूसरे पदार्थ के अणुओं के बीच में जो खाली स्थान है उस जगह पर बैठने की, उस जगह पर घुसने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से दूसरे पदार्थ के अणु इस पदार्थ के, ये 2 डिस्क हैं, मेरे 2 हाथ नहीं हैं अभी, ये 2 डिस्क हैं, ठीक है। अगर ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो अब इस वाले डिस्क में जो खाली स्थान है उसमें इसके अणु घुसने की कोशिश करेंगे, और इस डिस्क ए में जो खाली पदार्थ जगह है उस जगह डिस्क बी वाले घुसने की कोशिश करेंगे, ये लॉक होने की कोशिश करेंगे। समझ में आ रही? और जब ये दोनों डिस्कें घूमने लगेंगी तो ये आपस में फ्रिक्शन करने लगती हैं। वही मैंने यहां पर लिख रखा है, फ्रिक्शन इज कॉज्ड व्हेन 2 रोटेटिंग डिस्क्स कम इनटू द कांटेक्ट विद ईच अदर। जब वो एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जब वो घूमती हैं, घूमती हुई डिस्कें जब एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो इसके कारण एक घर्षण बल पैदा होता है, उनके बीच में घर्षण पैदा होता है। यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है, ये एक शाफ्ट है जिसका नाम लिख रखा है ए, और एक दूसरी शाफ्ट है ठीक इसके सामने सेम एक्सिस पे की कर रखे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं, अभी दूर दूर हैं फिलहाल, पर ये एक ही एक्सिस में हैं। देखा तुमने जब ये क्लच प्लेट निकाली, इसके साथ वो प्राइमरी शाफ्ट भी तो ले आता, जब प्राइमरी शाफ्ट ले आ, ये डिस्क, ये वाला सिरा फ्लाईव्हील की तरफ लगा है और इसका पिछला सिरा इस प्रेशर प्लेट के साथ लगा है, और ये प्रेशर प्लेट इन जगहों से
फ्लाई व्हील में बोल्टेड है, मेरे हाथ में दे। इस प्राइमरी शाफ्ट में ये स्प्लाइंज हैं, आउटर गियर। गियर क्या है? गियर एक दांतेदार पहिया तो है ये, इसमें समान दूरी और समान गहराई पर दांत कटे हैं। इसमें तिरछे दांत कटे हैं तो ये हेलिकल गियर है। यदि इसमें सीधे दांत कटे हैं तो वो स्पर गियर हो जाएगा। ये दांत एक झुके हुए हैं, एक इंक्लाइंड हैं, ये 45 डिग्री होता है इसका हेलिक्स एंगल, ठीक है। तो ये कटे हुए हैं, ये स्पर हैं। तो इसका जो ये स्प्लाइन है, ये हब के अंदर भी इंटरनल स्प्लाइंज हैं, इसमें एक्सटर्नल स्प्लाइंज हैं। ये दोनों आपस में मैश हो जाते हैं। इसमें नहीं जा रही। ये इस तरह से मैश हो गया। ये वाला, ये गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट है। किसकी है? गियर बॉक्स की तरफ लगेगी। ये मेरी तरफ इंजन है। मैंने दिखाया था क्रैंक शाफ्ट के रेयर एंड में एक स्पिगट बेयरिंग लगा हुआ है। ये शाफ्ट जाकर वहाँ बैठ रही है, स्पिगट बेयरिंग इसको सेंट्रलाइज कर रहा है और इस पर पड़ने वाले इसको घूमने के लिए एक अक्ष दे रहा है। जब ये क्लच प्लेट घूमेगी, ये देखो ये इसके साथ लॉक है, तो जब क्लच प्लेट घूमेगी तो ये शाफ्ट भी घूमेगी। अब ज़रूरत क्या है? यही शाफ्ट जो इंजन की क्रैंक शाफ्ट की घूर्णन गति है उसको गियर बॉक्स के अंदर डाल दे रही है। अब जब ये गियर बॉक्स के अंदर चल रही है तो यहाँ से एक गियर इसके साथ मैश हुआ है काउंटर शाफ्ट का, उसको काउंटर शाफ्ट या ले शाफ्ट कहते हैं। तो जब ये गियर घूम रहा है तो ये घूमता हुआ गियर काउंटर शाफ्ट को भी घुमा रहा है। और काउंटर शाफ्ट में विभिन्न आकार के गियर से बने हुए हैं जो कि मेन शाफ्ट के गियर के साथ लगे हुए हैं। एक गियर ट्रेन बन रही है, प्राइमरी शाफ्ट टू काउंटर शाफ्ट देन मेन शाफ्ट। मेन शाफ्ट गियर बॉक्स की आउटपुट शाफ्ट है। वो उस शाफ्ट से गियर फिर ड्राइव बाहर निकल रही है। वो रियर व्हील ड्राइव में प्रोपेलर यहाँ पर फ्लैंज लगा के, गियर बॉक्स के पीछे से फ्लैंज लगा के यूनिवर्सल जॉइंट से फिर उस ड्राइव को बाहर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। यानी प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा डिफरेंशियल असेंबली, देन वहाँ से उसका वो दोनों रियर व्हील को चली जाती हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव है तो वहाँ से ट्रांस एक्सल से फिर वो दोनों एक्सल हाफ शाफ्ट्स को ट्रांसमिट हो जाती है। मगर जब गियर शिफ्ट करना है तो वो घूमते हुए गियर्स को रोकना होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि इस क्लच प्लेट को घूमने से अब रोका जाए। आ गई बात समझ में? इतनी इसको रोकना जरूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि उस समय पर इन दोनों शाफ्टों को एक दूसरे से अलग करना है। अब ये कैसे जुड़ती हैं और कैसे अलग होती हैं, ये हम आज समझने वाले हैं। पहले इस चित्र को देखो। ये एक शाफ्ट है ए और दूसरी शाफ्ट है बी। शाफ्ट ए के साथ एक डिस्क लगी हुई है जिसको मैंने नाम दे दिया सी, और शाफ्ट बी के साथ एक और डिस्क है उसका नाम है डी दिया हुआ। अब ये दोनों हैं तो एक दूसरे के आमने सामने, परंतु अभी एक दूसरे से अलग हैं। अब अगर मान लिया ये शाफ्ट n आरपीएम पर चल रही है, 10 आरपीएम पर चल रही है, 100 आरपीएम पर चल रही है, किसी भी आरपीएम पर यह चल रही है। अब ड्राइव हमने ये शाफ्ट बी को भी चलाना है, तो शाफ्ट बी कैसे चलेगी? जब तक डिस्क डी
डिस्क सी के कांटेक्ट में नहीं आएगी तब तक ये शाफ्ट बी नहीं चलेगी, स्टेशनरी ही रहेगी। अब इस शाफ्ट बी में लगी हुई जो डिस्क है डी, ये तब घूमना शुरू करेगी जब यह डिस्क सी के कांटेक्ट में आएगी। समझ में आ रही बात? जैसे ही, अर्थात अब इस डी को सी के साथ मिलाने के लिए, कांटेक्ट में लाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? बल आवश्यक है। किसी भी वस्तु की स्थिति में तब तक कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। न्यूटन का पहला नियम है इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, कि प्रत्येक पदार्थ अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करता है। अर्थात यदि वह विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, और यदि वह गति की अवस्था में है तो वह गतिमान स्थिति में ही रहना चाहता है। दैट इज इनर्शिया, ड्यू टू इनर्शिया, जड़त्व के कारण। अब इसको यहां से यहां लाने के लिए बल चाहिए। वह बल की दिशा क्या है? वो उसकी एक्सिस की दिशा में है, तो इसको एक्सियल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सियल फोर्स। सो सम एक्सियल फोर्स रिक्वायर्ड इस डिस्क डी को डिस्क सी के साथ चिपकाने के लिए कुछ न कुछ एक एक्सियल फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे कहते हैं, यहाँ डिनोट कर देते हैं W से। W इज व्हाट? W इज एक्सियल फोर्स, जो कि इस डिस्क डी को डिस्क सी के साथ संपर्क में ला रहा है। जैसे ही डिस्क डी डिस्क सी के संपर्क में आती है तो इनके मध्य एक घर्षण पैदा हो जाता है, जिसके कारण डिस्क डी भी घूमना शुरू कर देती है। क्लियर है? जब डिस्क डी घूमना शुरू करेगी तो उसकी स्पीड डिपेंड अपॉन द फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन दीज टू डिस्क्स। मतलब अब शाफ्ट सी तो पहले से ही घूम रही थी, डिस्क सी पहले ही घूम रही है, यानी फ्लाई व्हील पहले ही घूम रहा है। अब उसको प्रेशर प्लेट के साथ वो कांटेक्ट में आ गई, तो जब प्रेशर प्लेट के साथ वो कांटेक्ट में आ गई है, अब ये जो प्राइमरी शाफ्ट की स्पीड है यह डिपेंड करती है कि डिस्क सी और डिस्क डी के मध्य कितना फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट है, और यह फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है किसके? इस एक्सियल फोर्स के। यदि एक्सियल फोर्स ने इसको पूरी तरह से दबा के रखा है और दोनों डिस्क एक दूसरे के संपर्क में आ गई तो दोनों की स्पीड एक ही हो जाएगी। यदि कोई प्रॉब्लम आई, एक्सियल फोर्स कम हुआ, तब ये फिर स्लिप करेगी। समझ में आ रही इतनी बात? धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगी। परंतु एक बात और ध्यान रखने वाली है, ये अब डिस्क सी, मैंने एक एज्यूम करवाया तुम्हें, एक्चुअल में क्या है? डिस्क सी है फ्लाई व्हील, शाफ्ट ए है क्रैंक शाफ्ट, इंजन की क्रैंक शाफ्ट। इंजन की क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा हुआ है पीछे एक फ्लाई व्हील जो कि मेटल का है। शाफ्ट बी जो यहां दिखा रखी है, ये गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट यानी प्राइमरी शाफ्ट है। डिस्क डी यह प्रेशर प्लेट है। अब दोनों ही मेटल के हैं। जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट में आता है तब अगर घर्षण होगा तो क्या होगा? हीट जनरेट होगी।
घिसावट होगी, हीट जनरेट होगी, ऊष्मा पैदा होगी। जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें अणु कहते हैं। ये अणु आपस में संसंजन बल, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, परंतु इनके अंदर वाइब्रेशन भी होती है और इनके मध्य थोड़ा थोड़ा सी जगह होती है, हमें दिखाई नहीं देती, मगर ये उसमें आराम से घूम सकते हैं। और जब ये एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये क्या करते हैं, दूसरे पदार्थ के जो अणुओं के बीच में जगह है वहां घुसने की कोशिश करते हैं। इसी कारण फ्रिक्शन होता है। और जब गर्मी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे घर्षण बढ़ता जाएगा, दोनों प्लेटें आपस में रगड़ कर चल रही हैं, तुम अपने हाथों को रगड़ते हो तो हथेलियां गर्म हो जाती हैं, और जाड़ों में ऐसे ऐसे हाथों को रगड़ते हैं आदमी तो पूरा थोड़ा गर्मी मिलती है। पर जब मेटल टू मेटल दोनों ही हीट के सुचालक हैं, जब ज़्यादा गर्मी हो जाएगी फिर ये पदार्थ पिघलने लगेंगे, यानी जब अणु दूर दूर जाने लगेंगे तो क्या होंगे, सॉलिड से वह लिक्विफाइड हो जाएंगे, मतलब ठोस से द्रव अवस्था में आ जाएंगे, फिर वो बहने लगेंगे। और जब पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, यह है फ्रिक्शन वेल्डिंग, आपस में फिर वो जुड़ जाएंगे। जब ये इतना रगड़ गए आपस में चलने के बाद कि वो लिक्विफाइड हो गए, वो द्रव रूप में कन्वर्ट हो गए, फिर जब वो ठंडे होंगे, जब रुक जाएगी वाहन रुक गया, तो वह आपस में परमानेंट वेल्ड हो जाएंगे। ये फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है, पाइपों में होती है, ये जो स्पेस क्राफ्ट होते हैं इनमें फ्रिक्शन वेल्डिंग होती है, बहुत जगह फ्रिक्शन वेल्डिंग का काम है। रॉकेट की जो आउटर बॉडी है, जो सिलेंडर बनाना है, बड़े बड़े जो सिलेंडर जोड़े जाते हैं वो फ्रिक्शन वेल्डिंग के द्वारा ही जोड़े जाते हैं। समझ में आ रही है? तो जब इंजन 2000 आरपीएम पर चल रहा है और 2000 आरपीएम पर ही ये भी चल रही है, ये वेल्ड हो जाएंगे। इतना सब बोलने की ज़रूरत क्या थी कि मेटल टू मेटल कांटेक्ट को बचाने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए इनके बीच में एक और वन मोर डिस्क इज रिक्वायर्ड, दैट इज फ्रिक्शन प्लेट, ताकि फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट दोनों ही मेटल के बने हुए हैं, वो एक दूसरे के संपर्क में ना आए, तो उसके बीच और आपस में रगड़ के चलेंगे तो वेल्ड हो जाएंगे। फिर कुछ नहीं, फिर क्लच का कोई महत्व नहीं है, वो तो आपस में परमानेंटली जॉइंट हो जाएंगे, परमानेंट फास्टनिंग हो जाएगी। उस स्थिति को बचाने के लिए बीच में चाहिए कोई कुचालक पदार्थ। यह ऐसा होना चाहिए कि इसमें कम से कम घिसावट होनी चाहिए, यह उस उद्देश्य को पूरा करने वाला होना चाहिए। इसके द्वारा किसी मानव जीवन पे, जीव जंतुओं पर, पेड़ पौधों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, वायुमंडल पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। मतलब ये घिसेगी, फ्रिक्शन होगा तो घिसावट होगी, तो ये घिसेगी, और घिसने के बाद जो इसके अणु टूटेंगे, जो डस्ट पार्टिकल बनेंगे, वह वायुमंडल में जाकर विलीन हो जाएंगे, तो हवा के साथ मिल जाएंगे, तो वो हमारे श्वसन तंत्र से हमारे शरीर में जाकर या पेड़ पौधे जीव जंतुओं के शरीर में जाकर कोई उनको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। पहले से इसके लिए जो फ्रिक्शन मटेरियल यूज किया जाता था वो एस्बेस्टस था। समझ में आ रही? एस्बेस्टस। अब एस्बेस्टस प्रयोग नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि एस्बेस्टस जलता नहीं है। पहले इसलिए प्रयोग किया जाता था कि घर्षण के कारण हीट पैदा होती है और हीट के कारण ये जल सकती है, पर एस्बेस्टस जलता ही नहीं है।
एस्बेस्टस जलता नहीं है, परंतु घर्षण से गर्म होने के कारण वो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। और टूट जाने के बाद जब मैकेनिक उसको साफ करता है क्लच प्लेट को बदलने के लिए, तो उसकी जो धूल पूरे एरिया को साफ करता है। हाँ, तुमने ही खुद साफ करी हैं ये चीज़ें, प्रेशर प्लेट भी साफ करी, क्लच प्लेट भी साफ करी, जहाँ ये हाउसिंग को भी साफ किया, वहाँ से डस्ट पार्टिकल को हटाया, बिना मास्क लगाए जो धूल उड़ी वो तुम्हारे श्वसन तंत्र में चली जाएगी। सबसे पहला इफेक्ट इसका पड़ेगा मैकेनिक को, और जो उसके बगल में बैठा ड्राइवर क्या कर रहा है, ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा करके, एक जगह से ड्राइवर देख रहा, कहीं से कंडक्टर देख रहा, उधर ही उसका वाहन का मालिक भी बैठ गया गाड़ी के नीचे, और वो जो धूल साफ करी वो सीधे सीधे उनके श्वसन तंत्र में घुस गई, और हवा के साथ वो धूल मिल गई, वो जाने कितने लोगों के फेफड़ों में चली गई। तो एस्बेस्टस की जो धूल है वो लंग कैंसर का कारण बनती है। जब ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट से पता चला कि ये सिलिकोसिस भी नहीं है, टीबी भी नहीं है, ये कुछ अन्य तरह की बीमारी है, तब पता चला इसका कारण क्या है। रूट कॉज एनालिसिस होता है, प्रत्येक जिस तरह से हमारे डिफेक्ट्स का रूट कॉज एनालिसिस होता है, इसी तरह से मेडिकल में भी रोज़ नई तरह की बीमारियां आती हैं, तो उसमें भी बहुत सारे डॉक्टर्स एंड साइंटिस्ट लगकर उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं, उसके उस जड़ तक जाते हैं, डिफेक्ट क्यों आ रहा हो या ये बीमारी क्या है उसको ढूंढने के लिए। तो पता चला लंग कैंसर का कारण है एस्बेस्टस। तब के बाद ऑटोमोटिव पार्ट्स में, चाहे वो ब्रेक पार्ट्स से हैं, चाहे वह क्लच असेंबली है, जो भी फ्रिक्शनल पार्ट्स हैं जहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट हो रहा है, जो फ्रिक्शन के कारण ऑटोमाइज हो रहा है, ये छोटे छोटे कणों में टूट रहा है, वहाँ पर एस्बेस्टस का प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है, इसकी जगह अब दूसरा मटेरियल यूज होता है। ये इसमें तुम गौर से देखोगे, जूम इन करके दिखा कि इसमें ये मेटल के चूर्ण दिखाई दे रहे हैं। तो ये विभिन्न किस्म का मटेरियल मिलाकर, थोड़ा प्राकृतिक रबर, कुछ इलास्टोमर, बॉन्डिंग वगैरह, और उनके साथ मेटल चूर्ण मिला के जब हम मशीनिंग करते हैं, किसी सरफेस को साफ करते हैं, उसका जो चूर्ण बच जाता है उसको भी इसमें मिलाते हैं। ऊबन होती हैं कईयों में, ऐसे ब्रास के वायर होते हैं, तब जाकर जब इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ाऊंगा उसमें अच्छी तरह से इस पर बात करूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आजकल मटेरियल ये चेंज हो गया। अब अगर आता है कि क्लच में कौन सा मटेरियल लगा रहता है, तो एस्बेस्टस नहीं होता, ऑर्गेनिक मटेरियल और सेरामिक आदि यूज होता है। अब पहले तो देखो इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब भी दो रोटेटिंग डिस्क आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो उसके कारण फ्रिक्शन पैदा होता है। अब ये जब फ्रिक्शन होने लगता है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आती, तो डिस्क सी और दोनों डिस्क घूमना शुरू कर देती हैं। दोनों की स्पीड तब तक का जो अंतर है वह डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना प्रेजेंट है। उस फ्रिक्शनल फोर्स को बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ एक्सियल फोर्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब उसके कारण उत्पन्न होने वाली गर्मी के लिए बीच में एक और डिस्क लगा दी, डिस्क ई। ये जो डिस्क ई है ये क्या है? इट्स नथिंग, इट्स अ क्लच प्लेट। प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के मध्य में लगा दी है एक क्लच प्लेट। जो भी फ्रिक्शन के कारण गर्मी हो रही है अब वह झेलेगा इसको। ठीक है, और ये जो W है एक्सियल फोर्स है, ये प्रदान कर दिया प्रेशर प्लेट की स्प्रिंग्स ने। ये प्रेशर प्लेट की हाई टेंशन स्प्रिंग, ये 3 फिंगरों के मध्य जो ये स्प्रिंग लगी हुई है, इसने इस प्रेशर प्लेट को, ये तो कवर है उसका, और ये वाला हिस्सा जो है ये क्या है? ये कवर है या डायफ्राम इसको बोल दिया। ठीक है, और यहाँ पर ये स्प्रिंग है, हाई टेंशन स्प्रिंग, और इन जगहों पर, ये 3 जगहों पर फ्लाई व्हील के साथ बोल्टेड हो गई। तो इस प्रेशर प्लेट ने क्लच प्लेट को फ्लाई व्हील के साथ दबा के रख दिया, चिपका दिया। अब जैसे ही हम इंजन स्टार्ट करेंगे तो क्रैंकशाफ्ट घूमी, क्रैंकशाफ्ट के रियर एंड में फ्लाई व्हील घूमने लगा, फ्लाई व्हील के साथ ही ये क्लच प्लेट
प्रेशर प्लेट ने दबा के रखी है, क्लच प्लेट भी घूमनी शुरू हो गई। जब क्लच प्लेट भी घूमनी शुरू हो गई तो ये प्राइमरी शाफ्ट भी घूमनी शुरू हो गई। ठीक है, अब ये प्राइमरी शाफ्ट भी घूमनी शुरू हो गई। परंतु जब टॉर्क ट्रांसमिट करना है तो प्राइमरी शाफ्ट की घूर्णन गति को रोकना पड़ेगा। उस समय फिर आगे की पोजीशन बताता हूं। अब जब ये एक्सियल फोर्स ने इसको इसके साथ दबा दिया तो अब जरूरत क्या है कि एक टॉर्क, इसका काम क्या है क्लच का, इंजन की पावर को गियर बॉक्स के साथ जोड़ना और तोड़ना। जब तक ये शाफ्टें दूर दूर हैं, नो टॉर्क ट्रांसमिशन। व्हेन इट कम इनटू द कांटेक्ट विथ ईच अदर, तभी टॉर्क ट्रांसमिट होगा। अब हमें इसे एक दूसरे से दूर करना है तो उसके लिए फिर बल लगाना पड़ेगा, और वो बल कितना होगा, इसके द्वारा लगे हुए एक्सियल फोर्स से ज्यादा। एक्सियल फोर्स मान लिया 100 न्यूटन का लगा हुआ है, इस स्प्रिंग की जो टेंशन है वो मान लिया 100 न्यूटन लगाने पर 100 किलो पास्कल है या 100 पास्कल है, तो इसको दबाने के लिए इससे ज़्यादा 120 या 150 किलो पास्कल का जोर लगाना पड़ेगा, तभी ये स्प्रिंग दबेगी। स्प्रिंग क्या है, स्प्रिंग एनर्जी को स्टोर करके रखती है, चाहे वो खुली अवस्था में है, खींच रखी है, जैसे ही बल हटाओगे तो वह वापस अपनी स्थिति में आ जाएगी। यदि वह दबी हुई है और उस पर से बल हटाओगे तो वह फिर वापस अपनी मूल स्थिति में आ जाएगी। तो स्प्रिंग तो बहुत ज़बरदस्त डिवाइस है, जो स्प्रिंग स्टील की बनी हुई है। तो अब इसने इसको दबाया है, इसे छुड़ाना है, क्या करेंगे, फिर यहां से दबाव डालना पड़ेगा। तो क्लच का काम क्या है, टॉर्क ट्रांसमिशन का। अब कितनी मात्रा में टॉर्क ट्रांसमिट होगा ये कई फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला फैक्टर है क्या, कि फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट बिटवीन टू डिस्क्स। इन दोनों के ऊपर लगे, इन दोनों के मध्य प्रेजेंट फ्रिक्शन फोर्स। पर फ्रिक्शन फोर्स को लिए जरूरी होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अर्थात इनके मध्य विद्यमान घर्षण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। टॉर्क ट्रांसमिशन इज डिपेंड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द फ्रिक्शन प्लेट एंड फ्लाईव्हील। ठीक है, तो ये जो मटेरियल यूज किया जा रहा है क्लच प्लेट बनाने के लिए, उसका जितना घर्षण गुणांक ज़्यादा होगा उतना ही टॉर्क ट्रांसमिशन शानदार होगा, स्लिप कम से कम होगा। दोनों शाफ्टें, एक क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, क्लच दबा हुआ है, जब हम क्लच को छोड़ेंगे तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, तो वहाँ पर स्लिप होगा, वहाँ पर स्लिप होगा। तब ये बराबर एक, दोनों की स्पीड बराबर तब होगी जब ये पूरी तरह से चिपक जाएंगे, पर पूरी तरह से चिपकने में थोड़ा समय लगेगा। उसी तरह से जब हम इस स्प्रिंग के ऊपर दबाव डालेंगे तो ये छोड़ने में भी थोड़ा सा समय लगेगा, तो स्लिप के कारण ही फिर इसमें घिसावट भी पैदा होगी। सेकंड है द एक्सियल लोड प्रेजेंट बिटवीन टू डिस्क्स। मैंने यहाँ पर पहले ही तुम्हें बताया कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह डिपेंड करता है एक्सियल फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सियल फोर्स। पर एक्सियल फोर्स की भी लिमिटेशन है। एक्सियल फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो जब इनसे डिसएंगेज करना है, जब क्लच को डिसएंगेज करना है तो ड्राइवर को ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा।
और ड्राइवर अगर क्लच दबाने में ही थक जाएगा, बार बार उसे गियर अप डाउन करना है, स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर लगाना है, फिर सेकंड गियर लगाना है, फिर स्पीड बढ़ाने के लिए थर्ड करना है, फोर्थ करना है, फिफ्थ में भी ले जाना, ओवरड्राइव भी करनी है, और जहाँ पर से रोड उबड़ खाबड़ आ गई तो फिर उसे गियर डाउन करने हैं, तो वो दिन भर में कई बार क्लच का प्रयोग कर रहा है। ऐसा करके वह थक जाएगा, बाद में इतना थक जाएगा कि उससे क्लच पूरा दबेगा ही नहीं। थकान के कारण बहुत सारी चीज़ें पैदा होंगी, नींद आएगी, चिड़चिड़ापन आएगा और दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि फोर्स इतना हो कि ड्राइवर भी ना थके और टॉर्क ट्रांसमिशन भी पूरा हो। ये बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए इसके बीच में जो बल, इसका जो बल है वह 100 से 120 न्यूटन का रखा जाता है। यानी जो ये प्रेशर प्लेट की स्प्रिंग है ये 100 से 120 न्यूटन से इसको दबा के रखती है, ताकि ड्राइवर द्वारा जो अप्लाइड फोर्स है वो 150 न्यूटन भी हो तो काम चल जाए, वो थकेगा नहीं। फिर उसे कम ही बल लगाना पड़ेगा, उसे इतना बल नहीं लगाना पड़ेगा। उस बल को फिर मैकेनिकल एडवांटेज प्राप्त करने के लिए लीवर का प्रयोग किया जाता है। लिंकेज जो लगाए जाते हैं वो लीवर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर लीवर्स, उस पर हम फिर बाद में बात करते हैं, ठीक है, कि कैसे ये, नहीं तो 120 न्यूटन का बल भी लगाते लगाते वो थक रहा है, इतना लगाया नहीं जाता, वो लिवरेज को बढ़ा दिया जाता है। कैसे लिवरेज बढ़ती है, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे प्राप्त किया जाता है, इस पर अगले लेसन पर बात करेंगे, ठीक है, कि पिवट कहाँ पर किया जाता है और कितना मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा है। 50 किलो का भार ही डालने पर 250 किलो का भार बल वहाँ तक पहुँच जाता है और उस बल की दिशा भी चेंज हो जाती है, ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी ये समझना ज़रूरी है कि फर्स्ट क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्लच मटेरियल का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन प्लेट का। सेकंड है एक्सियल लोड, जो ड्राइवर द्वारा लगाया जा रहा बल है। एक्सियल लोड वास्तव में स्प्रिंग का टेंशन है, मगर डिसएंगेज करने के लिए वो ड्राइवर द्वारा लगाया जाएगा। यहाँ पर जो एक्सियल लोड है ये लगाया किसने है? प्रेशर प्लेट की स्प्रिंग ने। नेक्स्ट है इफेक्टिव मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। फ्रिक्शन सरफेस ये है, ये वाला इसका इंटरनल डाया है, यानी ये जो क्लच हब है, क्लच हब के साथ लगी हुई ये टॉर्जन स्प्रिंग्स हैं, जो इनर्शिया के कारण जब ये घूमने की कोशिश कर रही, जब हमने क्लच दबाया फिर भी ये इनर्शिया के कारण घूमने की कोशिश करेगी, तो उस समय ये स्प्रिंग है दब जाएंगी। और टॉर्जन स्प्रिंग जो मरोड़न, टॉर्जनल ट्विस्ट को एब्जॉर्ब करेगी, ये खड़ी हो जाएगी, मगर जो इसकी गति थी उसके कारण ये स्प्रिंग थोड़ा दबेगी, बाद में ये खुल के वापस क्लच प्लेट को अपनी जगह पे रख देगी। और जो भी झटके पड़ेंगे तो इसके साथ जो ये कुशन स्प्रिंग्स हैं, मैंने बताई यहाँ पर दिखाई थी ये पत्तियाँ, इन पत्तियों का काम है उन झटकों को सहन करना। कुशन स्प्रिंग का काम है क्लच को दबाते समय और छोड़ते समय जो झटका पड़ रहा है उन झटकों को सहन करने का काम है कुशन स्प्रिंग का। और इनर्शिया फोर्स के ये जो टॉर्जनल ट्विस्ट को रोकने का काम है इन टॉर्जन स्प्रिंग्स का। ये 4 टॉर्जनल स्प्रिंग इसमें लगी है। जहाँ ये लगी है ये पूरा हिस्सा कहलाता है क्लच का हब। तो जो मीन इफेक्टिव रेडियस है वो ये है, इनका औसत है। ये यहाँ इसके केंद्र से मानेंगे तो यहाँ तक ये इसका इंटरनल डाया है, और केंद्र से यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक ये इसका एक्सटर्नल डाया है। ये कितना एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव मीन रेडियस ऑफ फ्रिक्शन सरफेस। ये इसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टॉर्क ट्रांसमिट होगा। इसके साथ साथ ही इट्स डिपेंड ऑन द क्लच पेडल फ्री प्ले। क्लच पेडल फ्री प्ले बहुत आवश्यक है।
क्योंकि जितनी बार भी क्लच को डिसंगेज करना है, तो क्लच को डिसंगेज करने के लिए, डिसंगेज करना मतलब कि इंजन की पावर को गियर बॉक्स तक जाने से रोकना। वह पोजीशन जब इंजन की पावर गियर बॉक्स तक नहीं जाती, वह क्लच की डिसंगेज पोजीशन कहलाती है। जब इंजन की पावर गियर बॉक्स को जा रही है, तो वह क्लच की इंगेज पोजीशन कहलाती है। ठीक है, तो जब डिसंगेज करना है तो उस समय ड्राइवर द्वारा इस स्प्रिंग्स के ऊपर बल आरोपित किया जा रहा है और प्रेशर प्लेट घूम रही है। जो बल जो आरोपित किया जा रहा है वो लिंकेज के माध्यम से, वो किसके द्वारा, ये थ्रस्ट बेयरिंग या रिलीज बेयरिंग है उसका माध्यम। जो भी बल ड्राइवर पैडल पे लगा रहा है वो लिंकेज के द्वारा एक फोर्क को चला रहा है। इस फोर्क के साथ यहां यही फोर्क इसको आगे पीछे कर रहा है। और ये थ्रस्ट बेयरिंग ही प्रेशर प्लेट की स्प्रिंग्स को या डायफ्राम को दबा रहा है, फिंगर्स को या डायफ्राम को, और इसे आगे पीछे कर रहा है ये फोर्क। यहाँ पर आकर एक केबल इसके साथ लग रही है जो इसको आगे पीछे ले जा रही है। ठीक है, यह है लिवरेज। तो यदि ये भी मेटल का है और प्रेशर प्लेट भी मेटल की है, ये इसके साथ मिलके जब इसे दबाएगा तभी जाकर ये स्प्रिंग ये दबेगी, ये प्रेशर प्लेट पीछे को आएगी। जब ये फिंगर्स दबेंगे तब ये वाला हिस्सा पीछे को आएगा और ये फ्रिक्शन प्लेट फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में फ्री हो जाएगी। यहाँ से भी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी और फ्लाईव्हील से भी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, जिस कारण क्रैंक शाफ्ट से आने वाली जो पावर है वह गियर बॉक्स तक जाना बंद हो जाएगी और उसमें आसानी से गियर शिफ्ट किया जा सकता है। फिर जैसे ही ड्राइवर क्लच पैडल से हटाएगा तो ये रिलीज बेयरिंग एक स्प्रिंग की सहायता से पीछे चला जाएगा। यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी रहती है, ये होल है, उसके लिए जगह है। ये स्प्रिंग रिलीज बेयरिंग को पीछे खींच लेगी। जैसे ही पीछे खींचेगी तो फिंगर के ऊपर से बाहर हट गया और फिर एक्सियल फोर्स से इस डिस्क को इसी तरह से मिला देगा। ये मिलते समय और छूटते समय जो भी झटका पड़ेगा वो कुशन स्प्रिंग यूज करे संभालेगी। इनर्शिया के कारण जो उसमें टॉर्जनल ट्विस्ट पैदा होगा वो टॉर्जन स्प्रिंग झेलेगी। इस तरह से ये लॉन्ग लाइफ क्लच का इंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट होता रहेगा। पर ये जब यदि फ्री प्ले नहीं रखा जाएगा, फ्री प्ले एक्चुअल है क्या कि फिंगर और रिलीज बेयरिंग के बीच में कुछ दूर रखना है, इनको एक दूसरे के साथ चिपकाना नहीं है, बल्कि फिंगर्स या डायफ्राम और रिलीज बेयरिंग थ्रस्ट बेयरिंग के बीच में जगह होनी चाहिए। यदि यह जगह नहीं होगी तो ये इसके साथ मिलके चलेगा। प्रेशर प्लेट की डायफ्राम या फिंगर भी कटेंगे, वह भी घिस जाएंगे और यह भी घिस जाएंगे, यह भी खराब हो जाएगा, या फिर फ्रिक्शन के कारण ये दोनों ही वेल्ड हो जाएंगे, फिर क्लच फेल हो जाएगा। तो ऐसा ना हो। अगर ये कम है, मिला हुआ नहीं है मगर कम है, तब भी इनर्शिया के कारण क्या है, यह आगे बढ़ने को राजी नहीं होगा, ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। तुम जैसे ही क्लच पैडल पर पैर रखोगे ये उसके साथ मिल जाएगा, फिर उसको और दबाने के लिए ज़्यादा बल की आवश्यकता होगी। पर जब ये थोड़ा सा दूर रखा जाएगा तो आप जो बल लगा रहे हैं, ड्राइवर जो बल लगा रहा है, वो हल्के 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 ज़्यादा लगेगा, वो थकेगा भी नहीं और क्लच मुलायम रहेगा, स्मूथ रहेगा। उसके पैर में ज़्यादा जोर नहीं पड़ेगा, थकेगा नहीं, वो दर्द नहीं होगा पैरों में। नहीं तो फिर शाम को वो गाड़ी से ही नीचे नहीं उतर पाएगा। जहाँ पर भी गाड़ी रोकेगा तो ड्राइवर उतर ही नहीं पाएगा, उसके पैर में इतना दर्द होने लगेगा। ठीक है, ये कम करने के लिए भी ज़रूरी है कि क्लच पैडल में फ्री प्ले होना बहुत आवश्यक है। क्लच की लॉन्ग लाइफ के लिए, ड्राइवर को होने वाली फटीग को
बचाने के लिए, ताकि वो थके ना, दुर्घटना की संभावनाओं को कम करने के लिए इसको थोड़ा सा दूर रखा जाता है, ताकि लीवरेज भी मिले और क्लच स्मूथ हो और आसानी से कार्य करे। ठीक है, किसी को कोई शक? अब ये जो लिमिटेशंस हैं ये अलग अलग मटेरियल के लिए क्योंकि क्लच फेसिंग के लिए अलग अलग मटेरियल यूज किया जाता है। जो नॉर्मली छोटी कारें हैं और बसें हैं, ट्रक हैं, सब में फ़िलहाल 100 से 120 न्यूटन के लिए रखा जाता है। परंतु यदि फ्रिक्शन मटेरियल लेदर का हो तो उसके लिए 50 किलो पास्कल बल की आवश्यकता पड़ती है। जो ऐसे भारी वाहन जिनमें बढ़िया कूलिंग की व्यवस्था हो, वहाँ पर 300 किलो पास्कल तक का भी यह फोर्स हो सकता है। इतना बल ड्राइवर द्वारा नहीं लगाया जाता, फिर उसको असिस्ट करने के लिए पावर क्लचेज होते हैं। आजकल न्यूमेटिक प्रेशर का यूज किया जाता है, वैक्यूम का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोलिक क्लच का प्रयोग किया जाता है, ताकि ड्राइवर को कम से कम ताकत लगानी पड़े। और सर्वो कहते हैं उसको, सर्वो सिस्टम। अन्य बल जो है या तो फ्लूइड की पावर ली जाए, या न्यूमेटिक्स हवा का प्रेशर, या फिर इंजन की ही वैक्यूम। इंजन की वैक्यूम में इंजन की परफॉर्मेंस भी कम ना हो तो इसके लिए वैक्यूम पंप भी लगा दिए जाते हैं। ठीक है, सो इट्स इनफ फॉर द डे। many thanks for watching, listening carefully, and many thanks to Dr. Kirpal Singh ji, my all gurus. Many thanks to NSTI Ludhiana. Have a great day.